नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष भूगोल की कक्षा 8 की सीरीज़ का पार्ट 6 लेकर, और ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में आज हम पार्ट नंबर 6 मानव संसाधन इसके विषय में चर्चा करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मानव क्या क्या कार्य कर सकता है। तो हमने जैसे संसाधन जब चैप्टर स्टार्ट किया था इस किताब को, तो हमने एक बात पढ़ी थी कि जो भी प्रकृति से प्राप्त चीज़ होती हैं उनको मानव अपने ज्ञान कौशल और आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता है, जब भी वह संसाधन बनती है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होगी जब लोग उसका उपयोग करेंगे। ठीक है ना, जब वह संसाधन बन जाएगी, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। जब तक उसकी कोई महत्ता नहीं होगी, जब तक लोग उसको उपयोग ना करें। ठीक है, लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। ये भी हमने बात आपको समझाई थी कि मानव अपनी कौशल ज्ञान और आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, किसी भी पदार्थ को अपनी आवश्यकता अनुसार ज्ञान और कौशल के माध्यम से परिवर्तित कर देता है। जिस प्रकार से उसको उपयोग उसके लिए उपयोगी होता है, वह उसी प्रकार से उसको परिवर्तन उसमें कर सकता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये परिवर्तन मानव द्वारा किया जाता है, तो मानव संसाधन लास्ट संसाधन होता है। ठीक है ना, मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन कहलाता है। क्लियर बात है? ये हमने अभी आपको बता दिया। स्वस्थ शिक्षित और अभिप्रेत लोग अपनी आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। तो स्वस्थ शिक्षित और अभिप्रेत, ठीक है, कैसे प्रकार के लोग? स्वस्थ शिक्षित और अभिप्रेरित लोग, वो क्या करते हैं? वो ही संसाधनों में परिवर्तन करते हैं। स्वस्थ होगा जो व्यक्ति, शिक्षित होगा जिसके पास ज्ञान होगा कौशल होगा, शिक्षित होगा, शिक्षा से ही ज्ञान और कौशल आता है। ठीक है, और अभिप्रेरणा भी किसी न किसी के द्वारा अभिप्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति ही किसी वस्तु में परिवर्तन कर सकता है जिसके पास शिक्षा भी हो, वो अभिप्रेरित भी हो और स्वस्थ भी हो। ठीक है, इससे क्या होता है? संसाधनों में विकास होगा। तो जिस प्रकार से अन्य संसाधन विश्व में असमान रूप से वितरित है, ठीक है, इसी प्रकार से जो मानव संसाधन है वह भी अलग अलग जगह पर अलग अलग संख्या में है। और प्रत्येक मानव का शिक्षा स्तर, आयु, लिंग, ये भी क्या है, एक दूसरे से अलग है। ये नहीं है कि पूरे विश्व में जो लोग रहते हैं वो सभी एक ही शिक्षा स्तर के हैं, सभी एक ही कक्षा तक पढ़े हैं। ठीक है, सेम उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या फिर जो सभी व्यक्ति या जो मानव है पूरे विश्व के अंदर वो सारे एक ही आयु के हैं, या सबका जेंडर एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब में डिफरेंसेस हैं, शिक्षा के बेसिस पे, एजुकेशन बेसिस पे, आयु के आधार पर और लिंग के आधार पर वे सब क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। इसलिए जो इनकी संख्या और लक्षण है, ठीक है ना, जो इनकी क्वांटिटी है और जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं समय के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं जनसंख्या का वितरण, कि जनसंख्या का वितरण किस किस प्रकार से है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो जनसंख्या वितरण होता है, अर्थात भूपृष्ठ पर जो लोग रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, कौन से महाद्वीप में कितनी जनसंख्या है, कितने मानव निवास करते हैं, उसको हम जनसंख्या वितरण प्रतिरूप कहते हैं। जो विश्व की 90% जनसंख्या है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने भाग में रहती है? कुल 30% भाग में रहती है। ठीक है, अगर हम मान लें कि टोटल लैंड हमारे पास 100% है, तो इस 100% में से सिर्फ 30% पे ही क्या है, जनसंख्या निवास करेगी, और वो भी 90% जनसंख्या। ठीक है, विश्व के अत्यंत जो वितरण है वो अत्यंत असमान है। कहीं पर घने बसे हुए हैं, कहीं पर विरल है। ठीक है ना, यानी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या है, जैसे एशिया, चीन, भारत। एशिया के अंदर चीन और भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। वहीं अंटार्कटिका महाद्वीप में जाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी जनसंख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ जन क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। जैसे कि जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया है, ठीक है, और उत्तरी पूर्वी और उत्तर अमेरिका। ठीक है ना, उत्तरी पूर्वी और उत्तर अमेरिका मैप पे देख लेते हैं, दिखा देते हैं हम आपको। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी है ना, ये देख सकते हैं दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया। तो आप ये देख लेंगे, ये आपका एशिया है पूरा, ये वाला भाग, और इसमें दक्षिण भाग, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी ये वाला भाग है ना। ये वाला भाग जो है यहाँ पर अधिक जनसंख्या है,
ऐसे ही उत्तर और उत्तर पूर्वी है ना, उत्तर और उत्तर पूर्वी, ये उत्तर और ये उत्तर पूर्वी, ये पूरा भाग क्या है, विरल, वो घना बसा हुआ है, अर्थात यहाँ पर जो जनसंख्या है वो अधिक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी प्रकार जो उच्च अक्षांश क्षेत्र हैं, यानी कि जिस प्रकार से हम अक्षांश से बढ़ते रहते हैं, ये हमने बताया 0 डिग्री, और यहाँ से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा, जनसंख्या में कमी आती चली जाती है। ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों में बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं, वो मानव के रहने के अनुकूल नहीं होती हैं मरुस्थलों में, वनों में और उच्च अक्षांशों में। ठीक है ना, ध्रुवों पर। क्लियर बात। आगे बात कर लेते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। जैसे हमने आपको बताया भी था कि ये विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त के ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, और नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इसमें या उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या रहती है, दक्षिणी गोलार्ध में कम रहती है। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो द्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है, 3/4 लोग, यानी कि 75% जनसंख्या, 3/4 ना, 75% जनसंख्या लगभग दो महाद्वीप, आपका एशिया और अफ्रीका, इसमें मिलती है। ठीक है, और लगभग 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। जो 10 बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं उनमें 60% लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे जिनमें चीन, आपका भारत, उसके बाद आपका उत्तर अमेरिका, ठीक है, और अफ्रीका, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़। तो ये लगभग 10 देश मिलकर इनमें 60% जनसंख्या, ठीक है, वो निवास करती है। अब बात करेंगे हम जनसंख्या घनत्व के विषय में कि जनसंख्या घनत्व है क्या। तो किसी भी इकाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये लिख रहा है पृथ्वी के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को, ठीक है, किसी एक इकाई क्षेत्र में, और इस इकाई को क्या माना जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे हम ये देख लेते हैं, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये, यानी कि 1 किलोमीटर का जो दायरा है, 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में, 1 किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर जितनी जनसंख्या निवास करेगी ये, तो उसको क्या कहेंगे हम, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। जो वर्ल्ड का जो जनसंख्या घनत्व है विश्व का, वो लगभग 51, ठीक है, लगभग 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये गलत हो रखा है, यहाँ पर कर लेंगे सही। ये आपका 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के लगभग पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व है। आगे बात करते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन कौन से देशों में मिलता है, तो दक्षिण मध्य एशिया, ठीक है, दक्षिण मध्य एशिया में, जो हमने मैप में भी आपको दिखाया था, आप देख सकते हैं, दक्षिण मध्य एशिया और पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। ये है दक्षिण मध्य एशिया, यहाँ पर पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया अर्थात ये वाला, और दक्षिण पूर्वी ये वाला। तो यानी कि ये जो क्षेत्र बनता है ये आपका यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की, कि जो जनसंख्या वितरण कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, क्यों है, किन कारकों के कारण है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्थलाकृति के विषय में। जो भौगोलिक कारक होते हैं, सबसे पहले तो फिजिकल फैक्टर्स होंगे, भौगोलिक ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है ना, इसको बोलते हैं ज्योग्राफी। आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होंगे, इसमें आपका स्थलाकृति, ठीक है ना, स्थलाकृति अर्थात फिजियोग्राफी। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजियोग्राफी की। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। तो हमने देखा है कि जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पर अधिक जनसंख्या में लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या की जाती है, खेती की जा सकती है, वहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, वहाँ पर सेवा क्रियाएँ, बैंक, परिवहन इत्यादि सभी सेवाएँ आपको आसानी से मिल जाती है। इसलिए जो मैदानी भाग है वहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलेगी और पर्वतीय भाग और मरुस्थलीय भाग में कम मिलेगी। जैसे ये गंगा का मैदान विश्व का सबसे अधिक बसा हुआ क्षेत्र है जो भारत के अंदर है। ठीक है, ऐसे ही एंडीज, आल्प्स और हिमालय पर्वत बिल्कुल भी वहाँ पर आपकी जनसंख्या नहीं रहती है, और रहती है तो बहुत कम रहती है, विरल जनसंख्या है। ठीक है ना, सबसे अधिक वाला मैदानी भाग और जो ये पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर विरल। इसके बाद बात करेंगे हम जलवायु के विषय में। तो जहाँ पर जलवायु अधिक चरम अर्थात या तो ज़्यादा ठंडी होगी और ज़्यादा गर्म होगी, कौन सी, चरम जलवायु, या तो ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्म। जैसे कि सारा मरुस्थल में बहुत गर्म जलवायु है और ध्रुवीय प्रदेशों में बहुत ठंडी जलवायु है, कनाडा और आर्कटिक में, है ना, ध्रुवीय प्रदेश कनाडा और आर्कटिक ना, यहाँ पर क्या है, बहुत
कम जलवायु है और जो सारा का मरुस्थल है वहाँ पर अधिक जलवायु है। तो वहाँ पर क्या होगा, लोग बहुत कम रहेंगे, ठीक है, रहने से बचेंगे। अब बात करते हैं मृदा। मृदा या सॉइल किस तरह से इफेक्ट करेगी। तो जहाँ, क्योंकि मनुष्य का एक प्राथमिक व्यवसाय कृषि है और विश्व के अधिकतर लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं, ठीक है। तो जिस प्रदेश में या जिस स्थान पर कृषि या मृदा उपजाऊ होती है वहाँ पर आपको अधिक जनसंख्या देखने को मिल जाएगी। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में एक नदी है यहाँ पर, ये नदी मिस्र की नील नदी, तो इनके आसपास के जो क्षेत्र होंगे ये आपको यहाँ पर अधिक जनसंख्या मिलेगी। अब बात करेंगे जल के विषय में कि जल किस तरह से व्यक्त किया है, क्योंकि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में जल महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण पदार्थ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए जहाँ पर मनुष्य को जल भरपूर मात्रा में उपलब्ध होगा कृषि की सिंचाई के लिए, पीने के लिए और अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिस स्थान पर अधिक जल होगा वहाँ पर अधिक जनसंख्या मिलेगी। जैसे कि आपका जो नदी घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ पर अधिक जनसंख्या मिलती है, जबकि मरुस्थल में कम जनसंख्या मिलेगी, ठीक है। अब बात करें खनिज निक्षेपों की, खनिज के विषय में। तो जो खनन क्षेत्र होते हैं जहाँ पर खनिजों को निकाला जाता है, खनिज निक्षेप जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको जनसंख्या अधिक मिलती है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका का जो हीरे की खान है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर कौन सी खान है, हीरे की खान। और मध्य पूर्व में तेल की खोज। यहाँ पर क्या किया, लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यहाँ पर ये संसाधन मिले, इनका खनन किया गया तो वहाँ पर लोग आकर रहने शुरू हो गए। अब हमने ये भौगोलिक कारक पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो सबसे पहले हम आर्थिक कारक के विषय में बात करेंगे, क्योंकि मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र होंगे वो क्या देते हैं, रोजगार देते हैं। तो जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो रोजगार देंगे, तो लोग क्या होते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जाकर रहने लगते हैं। वहाँ पर क्या मिलेगा, जहाँ पर उद्योग धंधे होंगे वहाँ पर आपको जनसंख्या अधिक मिलेगी। जैसे कि जापान का जो ओसाका शहर है वहाँ पर, और जो मुंबई है भारत के अंदर वहाँ पर, ठीक है, ये उदाहरण दिए गए हैं। अब बात करते हैं सांस्कृतिक। कुछ एक सांस्कृतिक फैक्टर होते हैं कि मंदिर के आसपास लोग रहते हैं, मस्जिद के आसपास लोग रहते हैं, या कुछ एक पारंपरिक स्थान ऐसे होते हैं जिनकी अपनी पुरातात्विक महत्ता होती है, पारंपरिक महत्ता होती है, उसके कारण लोग उसके आसपास आकर के बस जाते हैं और वहाँ पर जनसंख्या अधिक हो जाती है, ठीक है। जैसे कि ये आपका वाराणसी है, ठीक है ना, हिंदू, यहाँ पर हिंदू मंदिर बहुत सारे हैं। यरूशलेम, वेटिकन सिटी, तो ये इस प्रकार के, मक्का मदीना, ये इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहाँ पर जो धार्मिक कारणों से अधिक वहाँ पर बसाव हुआ। अब बात करेंगे सामाजिक कारण। तो लोगों को जहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे स्वास्थ्य मिलेंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, या अच्छे आवास मिलेंगे, ठीक है ना, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जहाँ पर ये सब अच्छी मिलेंगी वहाँ पर ज़्यादा लोग आकर के रहेंगे। एक जीवन प्रत्याशा नामक शब्दावली आती है आपकी। तो जीवन प्रत्याशा होती क्या है, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की 60 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की 70 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ा कि किसी व्यक्ति की 50 में हुई, प्लस किसी की 60 में हुई, प्लस किसी की 70 में हुई। अब इनको जोड़ करके अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर इनको जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दें तो 180 और डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाता है, ये 60। तो औसत कितना आ गया, 60। यानी कि 3 व्यक्ति अलग अलग वर्षों में उनकी मृत्यु हुई, और अगर उनकी औसत आयु निकाली जाए तो 60 वर्ष आती है। इसी प्रकार किसी देश में अगर औसत आयु निकाली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी जीवन प्रत्याशा कहते हैं। अर्थात किसी देश का व्यक्ति कितने समय तक जीवित रह सकता है, किसी क्षेत्र का व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन। अब हमने जैसे पढ़ा कि जनसंख्या जो है कहीं पर अधिक है, कहीं पर कम है ना, कहीं पर उस जो बसाव है वो ज़्यादा है, कहीं पर बसाव कम है। लेकिन समय समय पर जो जनसंख्या है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जो जन्म दर होती है कई बार वो ज़्यादा हो जाती है, कई बार मृत्यु दर ज़्यादा हो जाती है, कई बार प्रवास ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार से जो जनसंख्या परिवर्तन है वो भी दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है। तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। तो एक समय काल में
जिस प्रकार से लोगों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है उसको जनसंख्या परिवर्तन कहेंगे। किसी जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है, इसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। जो वर्ल्ड के अंदर जनसंख्या है वहाँ पर क्या होता है, वह स्थिर नहीं होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जन्म और मृत्यु, जैसे हमने बताया अभी, जन्म दर जहाँ पर अधिक होगी तो वहाँ पर बच्चों की जनसंख्या अधिक होगी, जहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा होगी वहाँ पर बुजुर्गों की संख्या कम होगी। तो मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। सन 1800 तक तो क्या था, जो जनसंख्या बढ़ती थी वो बहुत ही कम रफ्तार से, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही थी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। जन्म दर अधिक थी लेकिन शिशु मृत्यु दर, यानी कि 1 वर्ष के अंतराल पर ही जो शिशुओं के मरने की संख्या होती है उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो जो जन्म दर था वो भी अधिक था लेकिन जो मृत्यु दर था वो भी अधिक था। तो बच्चे जन्म लेते थे लेकिन मर जाते थे। ठीक है, तो इसलिए जो वृद्धि है वो नहीं हो पा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। स्वास्थ्य सुविधाओं के ना होने के कारण बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे कुछ समय पश्चात ही। और जो था भोजन था वो सभी लोगों को उपलब्ध नहीं था, भुखमरी थी उस टाइम। किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। तो क्योंकि जनसंख्या उस टाइम पर कम थी, तकनीकी कम थी, तो किसान जो है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही भोजन उगा सकते थे। अगर जनसंख्या वृद्धि हो जाती तो उस जनसंख्या के अनुसार भोजन को नहीं उगाया जा सकता था, इसलिए जनसंख्या वृद्धि क्या हुई, बहुत कम हुई। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। तो क्योंकि 1800 तक कम हुई तो 1804 में क्या हो गई, 1 अरब हो गई। और फिर 150 वर्ष पश्चात 1959 की जो जनसंख्या है वो 3 अरब पहुंच गई। 1 अरब से 3 अरब, कितने वर्षों के अंतराल पर? 150 वर्षों के अंतराल पर, ठीक है ना। और फिर 1999 अर्थात 30 वर्षों के अंतराल पर कितनी हो गई, 6 अरब हो गई। तो आप देख सकते हैं कि 1804 में जो सिर्फ 1 अरब थी वह 150 वर्षों में कितनी हुई थी, 3। और वहीं फिर 30 वर्षों में वो कितनी हो गई, 6 अरब हो गई। तो कितनी वृद्धि, कितनी जनसंख्या परिवर्तन कितना तीव्र गति से हुआ। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि जो है कितनी तीव्र गति से हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो खाद्य आपूर्ति थी वो सबके लिए सुनिश्चित हो गई, सबको खाना उपलब्ध हो सकता है। जो औषधियों के कारण मृत्यु दर हो रही थी, है ना, जो स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं थी, तो स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होने के कारण मृत्यु दर में कमी आई। और जन्म दर क्या है, अभी भी अधिक थी, क्योंकि जन्म दर तो क्या थी, अधिक थी। अब बात करते हैं जन्म दर है क्या। तो जन्मों को साधारण जन्म दर में आंका जाता है। जो जन्म होते हैं उसको ही जन्म दर कहा जाता है। और इसको किस प्रकार नापा जाता है, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म कितने हुए, प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने जीवित जन्म हुए। अगर किसी, हमने मान लिया कि क्षेत्र में किसी क्षेत्र में आपकी 4000 लोग रहते हैं और वहाँ पर जन्म हुआ 4 बच्चों का, 4000 लोगों पर 4 बच्चों का जन्म हुआ। 4000 लोगों पर कितने बच्चों का जन्म हुआ, 4 बच्चों का जन्म हुआ। ठीक है ना, ऐसे इसको ऐसे निकालते हैं कि सबसे ऊपर जितने जीवित जन्म हुए उनको वो लिखते हैं, जैसे 4 बच्चों का जन्म हुआ था, नीचे क्या लिखते हैं, बटे में। ठीक है, अपॉन में डिवाइड किससे करते हैं, जितनी टोटल जनसंख्या होती है वहाँ पर, जैसे 4000 है, और गुणा किससे करते हैं, 1000 से। ठीक है ना, क्योंकि प्रति 1000 पर निकाल रहे ना, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाती है, 4 से 4 कैंसिल, तो जन्म दर कितने आया हमारा, 1 जन्म दर आ गई। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रति 1000 व्यक्ति पर जितने जीवित जन्म होंगे उनको हम जन्म दर कहते हैं। इसी प्रकार मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति पर जितने व्यक्ति मरेंगे, जैसे हमने निकाला कि 4 व्यक्ति 4000 जनसंख्या पर मरे तो कितनी हो जाएगी, वहाँ पर मृत्यु दर 1 हो जाएगी। ठीक है, और प्रवास क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने का प्रवास कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक निश्चित समय काल के लिए रहने जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। जैसे हम और आप कई बार कहीं घूमने जाते हैं पर्यटन के लिए, तो हम वहाँ पर 1-2 दिन के लिए रहते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, प्रवास होता है। कई बार हम साल 2 साल के लिए पढ़ाई से संबंधित या रोजगार से संबंधित कार्यकलापों को करने के लिए जाते हैं, किसी स्थान पर दूसरे स्थान पर जाकर रहेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रवास कहलाएगा। ठीक है, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। तो जो जन्म और मृत्यु दर होगी वो क्या है, एक प्राकृतिक फैक्टर है वो। लेकिन जो प्रवास है वो नेचुरल फैक्टर नहीं है, वो मैन मेड फैक्टर है ना, क्योंकि मानव के द्वारा प्रवास होता है ना।
जो जन्म दर है और मृत्यु दर है वो तो प्राकृतिक फैक्टर है, प्राकृतिक कारक है। लेकिन जो प्रवास है वह आपका एक मानव निर्मित फैक्टर है, मानव निर्मित कारक है। ठीक है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो जितना जन्म दर और मृत्यु दर के बीच गैप होगा, अगर मानते हैं कि हमारी 8 लोग पैदा हुए, जन्म दर क्या है 8 है, मृत्यु दर है 4, तो मृत्यु दर कम होगी, जन्म दर ज़्यादा होगी। यानी कि पैदा हो रहे हैं 8 व्यक्ति और मर रहे हैं 4 व्यक्ति, तो कितनों का डिफरेंस आ गया 4 का। तो प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी होगी 4। समझ में आ गई बात आपको। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता में बढ़ना है। तो जो गैप है, जो जन्म दर और मृत्यु दर का जो गैप बढ़ रहा है तेजी से, क्योंकि मान स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी हो गई हैं कि मृत्यु दर कम हो गई है और जो जन्म दर है वो अधिक है। इस वजह से जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ गया है। जब इनके बीच में डिफरेंस नहीं था, यानी कि पैदा भी उतने ही होते और लगभग मृत्यु भी उतने ही लोगों की हो रही थी, है ना, जैसे 1800 के आसपास था, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी। और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी तो जितने लोग जन्म लेते थे उतने ही लोग मर जाते थे। इससे क्या होता था, आपका जो प्राकृतिक वृद्धि है वो नहीं हो पाती थी। लेकिन वर्तमान समय में लोग जन्म ज़्यादा लेते हैं और मृत्यु कम लोगों की होती है, तो प्राकृतिक वृद्धि दर तीव्र गति से बढ़ती है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है, क्योंकि अगर एक क्षेत्र से कुछ व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे तो जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी, वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। और जिस क्षेत्र से जाएंगे, जैसे भारत से कुछ लोग अमेरिका गए तो अमेरिका की जनसंख्या में तो वृद्धि हो जाएगी, लेकिन भारत की जनसंख्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है ना। उत्प्रवासी क्या होते हैं, वे लोग जो देश को छोड़ते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने कहा कुछ लोग भारत को छोड़ करके अमेरिका गए, तो उन लोगों ने भारत को छोड़ा, तो भारत के लिए तो क्या कहलाएंगे, वो उत्प्रवासी कहलाएंगे। लेकिन आप्रवासी, आप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, जैसे भारत से अमेरिका में गए तो अमेरिका के लिए वो लोग क्या कहलाएंगे, आप्रवासी कहलाएंगे। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास और अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। तो जो यूएसए ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर लोग दूसरे देशों से भी आकर रहे हैं और बाहर के अंदर भी उनका जो प्रवास है वो तीव्र गति से होता है, जो अंतर्राज्य प्रवास है राज्यों से राज्यों में। ठीक है। सूडान एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। सूडान के अंदर क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, शिक्षा कम है, रोजगार कम है, तो इसलिए लोग क्या है उस देश को छोड़ करके बाहर चले जा रहे हैं, जिससे वहाँ पर जनसंख्या में कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अमेरिका एक विकसित देश है, तो अन्य देश क्या करते हैं कि अमेरिका में चले जाते हैं, विकसित देशों की तरफ चले जाते हैं। किस वजह से, शिक्षा की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से और रोजगार की कारण। ठीक है। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र, अब देख सकते हैं भारत के अंदर भी जो गांव के लोग हैं वो नगरों की तरफ क्यों जाते हैं, तो नगरों में रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आकर बस जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका प्रवास कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये तो आपका प्रवास कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप के विषय में। जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिरूप किस किस तरह से चेंज हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है। तो हो जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है। प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक क्षेत्र की जो जनसंख्या वृद्धि दर होगी अलग अलग, क्योंकि प्रत्येक स्थान की जन्म दर और मृत्यु दर अलग है। अब जब जन्म दर और मृत्यु दर अलग है तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी अलग होगा। और हमने क्या बताया था कि जो जन्म दर और मृत्यु दर के जो बीच का अंतर है, जो डिफरेंस है, वही आपकी प्राकृतिक वृद्धि दर है। इसलिए जो प्रत्येक स्थान है विश्व का, वहाँ पर अलग अलग जनसंख्या वृद्धि मिलती है। कुछ देशों में जैसे केनिया में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे हैं। हमने बताया था ना, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे होंगे तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी, ऊंची होगी। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। क्योंकि जो डिफरेंस है जन्म दर का और मृत्यु दर का वो ज़्यादा होगा तो प्राकृतिक वृद्धि ज़्यादा होगी। ठीक है ना। और मृत्यु कम होती है और जन्म ज़्यादा लेते हैं बच्चे, तो इस वजह से जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वृद्धि ज़्यादा होगी। कुछ देश जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको बोलते हैं, यहाँ पर क्या है, निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, मंद है। वहाँ पर जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर
जो जनसंख्या वृद्धि है वो कम होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम जनसंख्या संगठन के विषय में। तो जनसंख्या संगठन है क्या? ये एक तरह से जनसंख्या की संरचना को दिखाएगा। ठीक है, ये क्या दिखाएगा? एक तरह से जनसंख्या की संरचना को दिखाएगा। जैसे कि प्रत्येक क्षेत्र में जो है आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय, आय के स्तर, ये सब क्या होते हैं? सब प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग हुए। ठीक है, और लोगों को इन विशेषताओं को जानना आवश्यक होता है कि किस क्षेत्र में किस आयु वर्ग के लोग रहते हैं, उनका शिक्षा स्तर कैसा है, वो उनकी स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं, या उनका व्यवसाय क्या है, या उनका आय का स्तर क्या है, वो कितना कमाते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये सब चीज़ें हम जनसंख्या संगठन के अंदर जानते हैं। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। ठीक है ना, तो जो जनसंख्या संगठन है, जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है, वो क्या दिखाता है? पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को दिखाता है एक तरह से। ठीक है ना, इसको हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं, किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। जैसे हमने अभी पहले आपको बताया कि किसी प्रदेश में कितने महिला रहते हैं, कितने पुरुष रहते हैं वहाँ पर, और वो महिला पुरुष किस आयु वर्ग के ज़्यादा हैं, है ना भाई, बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ पर, या वयस्क ज़्यादा हैं जिसको हम जवान बोलते हैं, या फिर वृद्ध ज़्यादा है, उनका शिक्षा स्तर क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, उनके व्यवसाय का है, कौन प्राथमिक व्यवसाय में लगा हुआ है, कौन द्वितीयक व्यवसाय में लगा हुआ है, कौन तृतीयक व्यवसाय में लगा हुआ है। ठीक है, उनकी आय का स्तर क्या है, कितना कमा लेते हैं वो लोग, है ना, उनकी स्वास्थ्य दशाएं क्या है। ठीक, ये सब क्या है, हम जनसंख्या संगठन के अंदर जानते हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। तो जनसंख्या संगठन को सबसे बेस्ट तरीका आपकी किताब में ये दिया गया है, जो जनसंख्या पिरामिड है उसके माध्यम से हम आयु और लिंग के विषय में जान लेते हैं, और इसलिए इसको आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। हम आपको दिखा देते हैं एक आपको जनसंख्या पिरामिड का चित्र। आप ये देख सकते हैं कि इस जनसंख्या पिरामिड के अंदर ये आयु है और ये लिंग है, पुरुष और स्त्री। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि किस आयु वर्ग के पुरुष कितने हैं, स्त्री कितनी है। ठीक है, किस आयु, जैसे 0 से 4 है, तो 0 से 4 यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9, यानी किसी क्षेत्र का ये दिया गया है, और इस क्षेत्र में 0 से 4 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनमें पुरुषों की संख्या भी 9 है और स्त्रियों की संख्या भी 9 है। इसी प्रकार से 5 से 9 वर्ष के अंदर कितने हैं, तो 5 से 9 वर्ष के अंदर पुरुष भी 7 है और स्त्रियां भी 7 है। ठीक है ना, तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो आयु लिंग पिरामिड होता है या जो जनसंख्या पिरामिड होता है, इसके द्वारा हमें पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का पता लगता है और उनके आयु का पता लगता है। ठीक है, कि कितनी आयु के कितने लोग हैं। आगे बात कर लेते हैं। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित होती है, जैसे कि 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, यानी कि एक वर्ग के अंतराल के बाद इसको बांटा जाता है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। तो जैसे हमने आपको पिरामिड में दिखाया था कि इस तरह से बना हुआ था आपका पिरामिड। ठीक है, तो इस पिरामिड के अंदर आपने देखा था कि एक तरफ स्त्रियां एक तरफ पुरुष हैं, और आयु वर्गों में विभाजित किया गया और फिर पुरुषों और स्त्रियों के वर्गों में विभाजित किया गया है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों के खाने बताते हैं। तो जनसंख्या जो पिरामिड है वो जिस आकार का होगा उसी से हमें उसके आकार से ही पता चल जाता है कि वहाँ पर किस आयु वर्ग के कितने लोग रहते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था, बच्चों की जनसंख्या 15 से नीचे निचले भाग में दिखाई जाती है, और 15 से 59 वर्ष तक जो है वयस्कों की संख्या अर्थात जवान लोगों की संख्या दिखाई जाती है। ठीक है, जो 15 वर्ष तक के हैं तो उसमें जन्म स्तर को दिखाया जाता है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों को दिखाता है, 65 से ऊपर वाला, जो मृतकों की संख्या को भी दर्शाता है। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, जो 15 वर्ष से कम आयु के लोग हैं वो आश्रित लोग कहलाते हैं, जो 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं वो आश्रित लोग कहलाते हैं, और जो 15 से 65 वर्ष के बीच आयु वर्ग के लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, सक्रिय लोग कहलाते हैं। जो 15 वर्ष से कम है वो भी अपनी भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपने माता पिता अर्थात वयस्कों पर निर्भर होते हैं। जो वृद्ध लोग होते हैं वो भी अपने स्वास्थ्य संबंधी, भोजन संबंधी
आवश्यकताओं के लिए अपने बच्चों पर अर्थात वयस्कों पर निर्भर होते हैं। तो जो सक्रिय जनसंख्या है वो स्वयं जो है रोजगार से धन का अर्जन करती है, कमाती है, ठीक है, और फिर अपने बच्चों का और अपने माता पिता अर्थात बुजुर्गों का लालन पालन भी करती है, इसलिए उसको सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है बीच वाले को, 15 से 65 वर्ष तक के लिए, और 65 से अधिक वाले वृद्ध और 15 से कम वाले बच्चे, इन दोनों को क्या कहा जाता है, आश्रित लोग कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। हम आपको बता रहे थे जिस प्रकार से कि अगर ये ज़्यादा होगा किसी देश में, ये क्षेत्र 0 से 15 वर्ष की आयु के लोग अगर ज़्यादा होंगे तो चौड़ा होगा यहाँ से, अगर ऊपर ज़्यादा होंगे तो यहाँ से चौड़ा होगा, और ये बीच वाला ज़्यादा है तो यहाँ से चौड़ा होगा। तो इसी से हमें पता लग जाता है इस आकार से कि किस देश की जनसंख्या का आकार कैसा है। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। भारत मानव स्वास्थ्य मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए आज कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। तो भारत ने एक मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना की थी और इसका कार्य कब हुआ था स्टार्ट 1985 में, और ये क्या दिखाता है, ये कौशल को बढ़ाने के लिए बताता है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 324 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। तो भारत के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, तो 324 लोग रहते हैं। जीवन प्रत्याशा हमने बताया था, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है, अर्थात कोई व्यक्ति कितना जीवित रहता है किस क्षेत्र में, कितने व्यक्ति कितने आयु तक जीवित रहते हैं, उसको हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं, ठीक है। आप्रवास जब व्यक्ति नए देश में जाता है, तो जब कोई व्यक्ति एक देश छोड़कर दूसरे देश में, जैसे भारत छोड़कर अमेरिका में जाएगा तो आप्रवास होगा, और भारत को छोड़कर जा रहा है तो भारत के लिए क्या हो जाएगा, उत्प्रवास हो जाएगा। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये आपकी कक्षा 8 की जो किताब थी भूगोल की वो समाप्त हो चुकी है। अब से हम पॉलिटिकल साइंस कक्षा 6 से स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल की सीरीज। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है लर्नर्स अकेडमी बाय प्रीतपाल। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन पर 3 ऑप्शन आएंगे, प्रेस करने के बाद उसमें से ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपको आगे आने वाली सब वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। धन्यवाद।